हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। तो चलिए फिर से हम लोग आज सॉल्यूशन जो क्लास 12 का चैप्टर है उसका आखिरी लेक्चर आज है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, यदि आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो चलिए हम करके देखते हैं इसको। आप उसको मिला लेंगे वापस से। तो क्वेश्चन क्या था कि फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन आर गिवन 1 मोलल यूरिया, 1 मोलल Na2SO4, 1 मोलल NaCl और 1 मोलल एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ज़रा इसको हम देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल है उस पर निर्भर करता है और सिर्फ उस पर निर्भर करता है। नेचर कैसा है सॉलिड पार्टिकल पे उस पर निर्भर नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो हमारा यहाँ पे अरेंज करना था, क्या था अरेंज करना है क्वेश्चन में, और ऐड करें कि अरेंज द अबव in increasing order of vapor pressure, boiling point, freezing point and osmotic pressure। तो इस तरीके का क्वेश्चन था हमारा कि इसको अरेंज करना था। किसके फॉर्म में अरेंज करना था? वेपर प्रेशर के फॉर्म में, बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में, फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्म में और ऑस्मोटिक। ये जो जैसे कि हम लोग चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। वेपर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो चारों का चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ करता था वो क्या था? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर करता है। तो चलिए यहाँ भी हम सॉल्यूट पार्टिकल की बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूरिया है, ये क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। यदि इसका 1 मोल आप 1 kg सॉल्वेंट वाटर में भी आप डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। मीन्स यहाँ हमें 1 पार्टिकल मिलने वाला है, 1 मॉलिक्यूल ही मिलने वाला है यूरिया का, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। Na2SO4 की बात करें तो ये टूट जाया करता है। ये कैसे टूटेगा? ये 2Na प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा। कहने का मतलब 2 1 3, ये 3 पार्टिकल देगा, 3 आयंस देगा। ज़रा इसकी बात करें NaCl का तो ये देखा जाए ये NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। कहने का मतलब ये 2 पार्टिकल देगा, 2 आयंस देगा हमें। ये Al2SO4 का जो होल थ्राइस है ये क्या देगा? ये 2Al ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस इसमें टूट जाएगा। कहने का मतलब कितना देगा? ये 5, 3 और 2, 5 ये पार्टिकल देगा। अब ज़रा हम इसको सॉल्व करें, ठीक ना। इसको सॉल्व करें तो हम समझ सकते हैं किस तरीके से कि नंबर ऑफ पार्टिकल जिसका ज़्यादा होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगा, ठीक ना। जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ज़्यादा किसका? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हुआ करता है। तो हम ऑर्डर लिखें, 2 को एक साथ लिखते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को एक साथ लिखते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के साथ लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूट ज़्यादा है, आपको याद होगा कि जब हम सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डालते थे तो क्या होता था? उसका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल उस सॉल्यूट से इंगेज हो जाता था और इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाया करता था। ठीक, यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, OP की बात करें तो इसमें भी क्या है? OP की बात करें तो इसमें पाई इज डायरेक्टली टू C, है ना, ऐसे लिखें CRT। ये जो कंसंट्रेशन है, ये नंबर, ये क्या है हमारा? N/V। ये जो पाई है वो डायरेक्टली टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक ना। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके होगा? जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट है। किसमें ज़्यादा सॉल्यूट है?
ये डी में सबसे ज़्यादा इसका होगा, सबसे कम किसका होगा, ए का। इंक्रीजिंग में लिखना है सबसे कम ए का होगा क्योंकि एक ही इसमें है। इसकी बात करें, इसके बाद किसका है, इसका 3 है, इसका 2 था, उसके बाद सी, उसके बाद कौन, बी, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी का। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर मिल रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट हम करें यहाँ से दूसरा जो हमें अब क्या बच गया, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो जैसा आपको पता है, यदि ज़्यादा आप सॉल्यूट दे रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा। ये ज़्यादा दे रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो आपने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यदि सॉल्यूट ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम। ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा वेपर प्रेशर कम। ऊपर वाले में क्या था, सॉल्यूट ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। ठीक ना, तो इस तरीके से इस दोनों का इसके अपोजिट देखने को मिल रहा है, सॉल्यूट ज़्यादा वेपर प्रेशर कम, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूट ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो अब इसका क्या होगा, उल्टा, मतलब डी का सबसे कम होगा, उसके बाद बी का, फिर सी का, फिर ए का सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये दो ऑर्डर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में है। ठीक ना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। चलिए हम समझते हैं कि करके सॉल्युबिलिटी क्या है, हेनरी लॉ क्या है, दोनों बातों को हम समझेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी का, कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करता है, टाइप्स क्या होता है सॉल्युबिलिटी का, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तमाम बातों को हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट का जो अमाउंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना उसका डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, फिर से बात करें तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़रूरी फैक्टर है, तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा, वही क्या कहलाता है हमारा सॉल्युबिलिटी का। इसमें लिखेंगे हम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, लिखेंगे डिफिनेशन इसका, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a particular, एनसीईआरटी में स्पेसिफिक लिखा है, वही पर्टिकुलर ही हुआ, इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर is called सॉल्युबिलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहा करते हैं, इसी को हम सॉल्युबिलिटी कहा करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, 1 लीटर वाटर ले लिया, मेरा सबसे अच्छा सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। आपने क्या किया कि 1 लीटर वाटर ले लिया, टेम्परेचर ही फिक्स कर देते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर ले लिया हमने। अब इसमें एक सॉल्यूट हम कोई चूज़ करते हैं, मिलाते हैं। चलिए NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस सॉल्यूट को जब हम इस सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिजॉल्व होगा 1 लीटर में। तो ये चलिए डाटा से हम बता देते हैं, इसका मैक्सिमम अमाउंट जो हुआ करता है 25 डिग्री सेल्सियस पे
NaCl का जो डिजोल्यूशन मैक्सिमम हुआ करता है वो होता है 357 ग्राम। 1 लीटर में आप 357 ग्राम के आसपास NaCl को डिजॉल्व कर सकते हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट हुआ करता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप 357 ग्राम NaCl को आप डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये सलाइन सॉल्यूशन हो गया हमारा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि NaCl की सॉल्बिलिटी कितनी है, NaCl की सॉल्बिलिटी कितनी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 357 ग्राम पर लीटर। तो चलिए यहाँ जो सॉल्बिलिटी है, ये सॉल्बिलिटी को अभी आपने देखा ग्राम पर लीटर में हमने इसको एक्सप्रेस किया। सॉल्बिलिटी को हम एक्सप्रेस और भी तरीके से कर सकते हैं, मोल पर लीटर में भी कर सकते हैं, मोल पर लीटर में। और भी तरीके से हेनरी साहब ने जो किया, विलियम हेनरी ने जो किया 1803 में दिया था ये, ठीक ना। 1803 में हेनरी लॉ दिया था। उसने कहा नहीं, हमने जो करना है वो गैस के लिए इनफैक्ट दिया था, तो सॉल्बिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में किया था, ठीक ना। मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्बिलिटी को मेजर किया था, गैस का सॉल्बिलिटी की बात किया था हेनरी ने। तो चलिए हमारा ये सॉलिड था एक्चुअली, तो हमने ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर में ले लिया। लेकिन गैस की बात किया तो क्या किया उसने, मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया, ठीक ना। तो इन तमाम यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। नोट कर लिया। थोड़ा सा इसमें पानी लेते हैं। मिटा इसको, चलिए मिटाते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के घुलने के आधार पे हम सॉल्यूशन को किस तरीके से बांट सकते हैं, जरा उसकी बात किया जाए। अब इसी में आगे अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, घुलनशीलता, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो होता है सॉल्बिलिटी की बात किया जाए तो यहां पे 3 तरीके का, कैसे जरा देखें। एक वैसा सॉल्यूशन तैयार होता है सॉल्यूट के घोलने से जिसमें आप 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, हम यदि फिक्स कर ले टेम्परेचर अपना, ये जितनी सारी बातें हो रही हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, ठीक है। NaCl का एग्जाम्पल ही लेते हैं हम, चलिए। तो इस NaCl, ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको यदि हम घुलाएं, ये 1 लीटर वाटर ले लिया, चलिए 1 लीटर हमने क्या किया, वाटर ले लिया। इसमें यदि घुलाएं तो अभी आपने देखा कि 25 डिग्री मैक्सिमम अमाउंट कितना घुल सकता है ना। यहां घुल सकता है 357 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में ही घुल सकता है। इससे ज़्यादा यदि आप देंगे इसमें NaCl 357 ग्राम से आपने मन किया कि नहीं 370 ग्राम दे देते हैं, तो क्या होगा कि ये क्रिस्टलाइज कर जाएगा, मतलब कि नीचे में ये बैठ जाएगा। नीचे में क्या होगा, वापिस से बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस 1 लीटर वाटर के अंदर जो NaCl का अमाउंट है हमारा, वो 357 ग्राम घुलता है। इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता इस टेम्परेचर पे। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन कहलाता है, वो पहला हमारा जो टाइप्स है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं इसको। क्लियर बात कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्या हो गया, ये किसको कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute is dissolved in a particular solvent at
पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ करता है। मैक्सिमम अमाउंट आप जितना घुल जाए एक खास तरह का सॉल्वेंट के अंदर खास टेम्परेचर पे, तो उसको क्या बोलेंगे, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कि यहाँ इसी से हम बात करें आगे, एक और एग्जांपल इसी में लें कि अभी आपने क्या किया, ये जो हमारा वाटर है 1 लीटर, -25°C, इसमें आपने क्या किया, फिर से वापस NaCl घोला। लेकिन अब की बार क्या किया आपने कि यहाँ पे 100 ग्राम NaCl को इसमें घुलाया NaCl को घुलाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें और आप घुला सकते हैं, इसमें और आप डिजॉल्व कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड को। इसका मतलब ये जो हमारा NaCl है इसमें और ज़्यादा घुल सकता है, जबकि जानते हैं आप मैक्सिमम जो इसका घुलने का, डिजॉल्व होने का जो कैपेसिटी है वो कितना है NaCl का, 357 ग्राम इन 1 लीटर वाटर एट 25°C। तो ये हमारा 1 लीटर वाटर है 25°C, इसमें हम 100 ग्राम ही इसमें डाल रहे हैं, तो इसमें और हम घुला सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं एक लाइन, ये हमारा क्या हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस वन इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें क्या है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, ठीक है, क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, dissolved in a solvent at a specific या पर्टिकुलर की बात हुआ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड। अब देख लीजिए क्या, फिर से वापस एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए हमने फिर से वापस NaCl ही लिया, अभी भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 लीटर वाटर ही ले रहे हैं, अभी 1 लीटर वाटर ही ले रहे हैं यहाँ पे एट। अब क्या करते हैं कि जैसा आपको पता है कि 1 लीटर वाटर के अंदर 25°C पे आप 357 ग्राम NaCl का घुला सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्या किया आपने, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, है ना, टेम्परेचर को आपने क्या किया 100°C कर दिया। यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया वो 100°C कर दिया, एलिवेटेड टेम्परेचर को बढ़ा दिया, एलिवेट कर दिया टेम्परेचर को आपने। तो अब जो है NaCl का, ये जो NaCl है इसका कितना अमाउंट घुलेगा, पहले नॉर्मल टेम्परेचर 25°C पे 357 घुल रहा था ग्राम, अब NaCl का जो वेट है वो लगभग 384 ग्राम NaCl इसमें डिजॉल्व करेगा, 384 ग्राम 100°C पे, ठीक है। उससे यदि ज़्यादा देंगे आप तो क्या होगा, उससे यदि आप ज़्यादा NaCl डाल रहे हैं तो ये नीचे में क्रिस्टलाइज प्रिसिपिटेट कर जाएगा, नीचे में क्या होगा, बैठ जाएगा इसके बॉटम में, ठीक ना, क्रिस्टलाइजेशन। तो कैसे, अच्छा इसको भी ज़रा समझ लें कि किस तरीके से ये क्रिस्टलाइज करता है। तो जैसा कि आपने क्या करा कि एक, जैसे ठीक है 384 ग्राम आपने डाल दिया 100°C से, तो पूरा क्या होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, एक भी मॉलिक्यूल, एक भी दाना NaCl का क्या होगा, वो क्रिस्टल, एक भी क्रिस्टल आपको इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देगा। यदि उससे आप थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि नीचे में बैठ जाएगा। अच्छा ये हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट घुसा हुआ होता है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि NaCl डाला तो ये वाटर के से सीधे उसमें नहीं घुलेगा, सीधे नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्लास में एक बेंच है, उस पर 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक ना, तो क्या होगा, बिल्कुल 6 स्टूडेंट ही मैक्सिमम बैठ सकता है, तो क्या हुआ, सैचुरेटेड, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता उस पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट आया और एक को धक्का दे दिया इधर से बैठने के लिए कि हटो हम बैठेंगे, धक्का दे दिया, तो क्या हुआ कि एक जो स्टूडेंट था वो इधर गिर गया, ठीक है,
फिर वो खड़ा हुआ, फिर धक्का दिया, फिर उधर वाला स्टूडेंट गिर गया। तो इस तरीके जब ऐसा होगा तो वो एक्चुअली यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कैसे, ये जो NaCl हम एक्स्ट्रा डाले वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बैठता है, वो डिजॉल्व करता है, और जो पहले से ऑलरेडी डिजॉल्व NaCl है वाटर के अंदर, वो वापिस से क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये छोटा सा कंसेप्ट था और हमें ये क्लियर नहीं हुआ करता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसको डालेंगे तो ये डायरेक्ट क्या होगा, नीचे में, ऐसा नहीं होता। ये जो नया आएगा वो डिजॉल्व करेगा, और जो पहले से ऑलरेडी डिजॉल्व है वो वापस से क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन जिसको एलिवेटेड टेम्परेचर पे हमने क्या करा, मैक्सिमम अमाउंट गुलाने की कोशिश किया, तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। इसका नाम हुआ करता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड। अब किसको बोलेंगे, इसमें अधिक नहीं घुल सकता है सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यहां तक कि बढ़े हुए टेम्परेचर पे, इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हुआ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ, जितना अमाउंट घुलना चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उतना घुल गया, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। घुलना अभी बाकी है, अनसैचुरेटेड। जरूरत से ज़्यादा घुला दिया आपने टेम्परेचर को बढ़ा करके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक ना, नोट कर लिया। अब हम आते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करा करते हैं, जरा उसको भी हम देख लें। चलिए अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो बेसिकली 3 फैक्टर हुआ करता है जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। पहला हमारा है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उस पर। दूसरा हमारा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उस बात पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों ने गौर किया होगा, जो जैसा होता है उसकी दोस्ती भी उसी तरीके से हुआ करता है। तो देखिए एक बड़ा अच्छा फ्रेज है यहाँ पे, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर किस तरीके से निर्भर करता है, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे सॉल्यूट हमारा इधर देखिए, सॉल्यूट यदि यहाँ पे सॉल्यूट का जो नेचर है यदि पोलर है वो, तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर ही होना चाहिए। वो नॉन पोलर होगा तो फिर वो डिजॉल्व नहीं करेगा। जैसे हम बात करते हैं, देखा जाए हमने ये भी पोलर होना चाहिए तब जाकर डिजोल्यूशन होगा। जैसे पोलर की बात किया जाए, हमने यहाँ पे ले लिया NaCl और इधर ले लिया वाटर H2O। जैसा कि आप जानते हैं क्या हुआ करता है, ये जो NaCl है हमारा, इस पर कंप्लीट चार्ज है। सोडियम इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, अब क्यों गेन करता है, किस तरीके से करता है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो ये बात सब हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, चैप्टर वो अलग है हमारा। अब यहाँ देखा जाए ये जो वाटर है, तो वाटर पे भी क्या हुआ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डाइपोल बन जाया करता है। इसका जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, 3.5 होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2.1 ही हुआ करता है। तो क्या होता है कि जो कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाता है किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बायस्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है किस पे, ऑक्सीजन पे। और चूंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो नहीं सकता तो इसीलिए हम इसको पार्शियल, दिस वन इज अ पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक रूप से दिखाते हैं इसको। और चूंकि ये देखिए दो आयंस है, व्हेन टू चार्ज इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल, पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, डाइपोल डेवलप हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल डेवलप हो रहा है, ठीक ना। तो ये भी हमारा पोलर हुआ, दो पोल देख रहे हैं, पोलर है ये। और यहाँ भी देखिए, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअली, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन किसके बीच में, Na और Cl के बीच में। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस दोनों एटम की बात कर ले तो बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो हम इसमें वाटर डालते हैं तो क्या हुआ करता है इसके बीच में वाटर घुस जाता है और इस दोनों सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देता है। कैसे करता होगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके यहाँ पे इस डाइपोल में जो निगेटिव ऑक्सीजन वो इसके तरफ आ जाता है, और जो इसका Cl माइनस जो निगेटिवली चार्ज है यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है इसके तरफ आ जाता है। और इस तरीके से क्लोरीन और फिर यहाँ पे सोडियम दोनों वाटर के मॉलिक्यूल से घिर जाता है और ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल डिजॉल्व भी हो जाता है और इवन टूट भी जाता है, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है ये, सॉल्ट और 100% डिसोसिएट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, डिजॉल्व कर जाता है। कैसे, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है इसके निगेटिव वाले की तरफ हो जाएगा और इसका जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगा और इस तरीके से डिजॉल्व कर जाता है। तो जो हम हमने कहा आपसे कि लाइक डिजॉल्व नेचर कैसा होना चाहिए, जो जैसा नेचर का होता है उसका उसी तरीके से डिजॉल्व होता है। जैसे ये हमारा पोलर नेचर का, तो ये पोलर सॉल्वेंट लिया। यदि हमने इसको क्या करना कि यहाँ पे यदि हम बेंजीन ले लें, CCl4 ले लें, कोई अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें या यूँ कहें नॉन पोलर ले लें, तो फिर ये डिजॉल्व नहीं करेगा। ये केरोसिन ऑयल में हम यदि चाहेंगे कि सोडियम क्लोराइड को हम डिजॉल्व कराएं तो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर अलग है, वो उससे दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला हमारा क्या था, जिस तरीके का नेचर हुआ करता है। हाँ, नॉन पोलर का भी एग्जाम्पल ले लेते है ना। जैसे देखिए अभी आपने देखा, अब हम नॉन पोलर की बात करते हैं। नॉन पोलर सॉल्यूट है हमारा और नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन है हमारा, ये दिस वन इज अ बेंजीन, नॉन पोलर हुआ करता है। ये बेंजीन है, नॉन पोलर हुआ करता है। और ये किस में, तो ये भी डिजॉल्व करेगा नॉन पोलर, ये वाटर में डिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, अब बेंजीन का तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो पेंट हुआ करता है, पेंट घर में जो पेंट होता है वॉल में, है ना, लकड़ी के फर्नीचर में वगैरह में पेंट हुआ करता है, तो उसमें जो पेंट होता है उसमें थीनर मिलाते हैं। उसमें थीनर क्यों मिलाते होंगे, थीनर से सस्ता तो वाटर है, वाटर मिला देते हैं उसको पतला करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए नहीं मिलाते कि जो पेंट है वो नॉन पोलर है और जो वाटर है वो पोलर है, वो मिलेगा ही नहीं, उससे डिजॉल्व करेगा ही नहीं वो। इसीलिए थीनर क्या होता है, वो भी नॉन पोलर होता है, वापस से मिल जाता है और वो फिर से, है ना, तो डिजॉल्व हो जाता है। तो उसी की बात करते हैं। यहाँ पे हम चलिए कोई और ले लेते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, तो ये हमारा नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो ये क्या होगा, इजिली डिजॉल्व कर जाएगा। ये इजिली क्या हुआ, डिजॉल्व कर जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े, मिटाएं इसको, नोट कर लिया। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें हम, टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये फैक्टर है जिस पे सॉल्वेंटी डिपेंड करता है। तो देखिए टेम्परेचर की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा है यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर पे किस तरीके से करता है, तो डिजोल्यूशन दो तरीके का होता है। नेचर ऑफ डिजोल्यूशन की बात करें तो दो तरह का होता है। कैसा, आपने कभी देखा होगा कि कोई यदि सॉल्यूट को, कोई सब्सटेंस को यदि हम पानी में डालते हैं या कोई
तो क्या होता है, वो कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी ठंडा हो जाता है। जैसे हमने कॉमन एग्जाम्पल को लें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, चूना पत्थर, संगमरमर, है ना। तो चलिए मार्बल को जब आप डालते हैं तो क्या होता है, देखेंगे कि जिस बर्तन में वो पानी में डालते हैं वो गर्म हो जाता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है। ठीक है, आप सोडियम क्लोराइड की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, यदि उसमें पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ठंडा होता है। वो बाहर से सराउंडिंग के टेम्परेचर को लेता है ना, इसलिए वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप वाटर में डालते हैं तो बाहर सराउंडिंग को टेम्परेचर देने लग जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह का नेचर होता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग ये सोचते हो कि नहीं, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया, यदि आप बाद में क्या करेंगे, सॉल्यूशन तैयार कर लिया, अब वो नहीं घुल रहा है, उसको गर्म कर देंगे तो घुलने लग जाएगा ज़्यादा। ऐसा नहीं होता, ऐसा सोचते हैं, गलत सोचते हैं आप। ऐसा सोचते हैं तो गलत है, ऐसा नहीं होता। वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन पे भी निर्भर करता है कि उसका नेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। यदि वो एक्सोथर्मिक है और उसको आपने गर्म कर दिया तो घुलने के बजाय और कम घुल जाएगा, वो कम घुलने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को समझते हैं हम। तो पहला हम बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, इसका मतलब है यदि हम थर्मोडायनेमिकली देखें तो डेल्टा एच इज लेस देन 0। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। एक्सोथर्मिक कंडीशन हुआ करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, घट जाएगी। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ा करते हैं, ठीक ना, वो भी यही कहता है। तो टेम्परेचर यदि एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर रिलीज कर रहा है वो, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हैं यदि और तो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम घुलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा हम बात करें यहाँ से एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, हम थर्मोडायनेमिकली एस्पेक्ट से सोचते हैं डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज डेल्टा एच पॉजिटिव। तो यदि एंडोथर्मिक है और ऐसे वाले में टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल कर लें छोटा सा, जैसे NaCl है, ग्लूकोज है, ये सब की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे NaCl इन वाटर, तो NaCl अभी आपने देखा भी था कि हमने 100 डिग्री पे जब उसको लाया तो 384 और 25 पे लिया तो 357 ग्राम NaCl डिजॉल्व किया था। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है हमें, ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक ना। और भी हम देख सकते हैं, तीसरा हमारा जो फैक्टर है यहाँ पे, समझ गए इसको, तीसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, वो है प्रेशर। तो यहाँ पे जो डिसोल्यूशन हुआ करता है, सॉल्यूट हम 2-3 तरीके का लेते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं और गैस ले सकते हैं। तो नेचर ज़रा समझते हैं, सॉलिड और लिक्विड का नेचर कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता है, जबकि गैस जो है वो कंप्रेस हो सकता है। तो यदि कोई चीज़ इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं होगा और उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्म में हैं, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास में है। तो उसको यदि प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो मीनिंगलेस चीज़ है, क्योंकि वो तो कंप्रेस होने नहीं सकते। हाँ, गैस है, मॉलिक्यूल बहुत दूर है, उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके पास में ला सकते हैं, उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं, सॉलिडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात है। तो जब हमारा सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट है तो ऐसे वाले पे क्या होगा, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट
affect solubility। ऐसा क्यों? तो ड्यू टू इनकम्प्रेसिबल नेचर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनकम्प्रेसिबल नेचर है, वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसीलिए जब हमारा सॉलिड और लिक्विड होगा तो प्रेशर, सॉल्यूट, तो प्रेशर क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, गैस होगा तो फिर चेंज हो सकता है। गैस होगा, यदि गैस है तो क्या होगा, यदि आप प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्बिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो गैस में प्रेशर जो है यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे गैस की बात करें तो जो प्रेशर यदि आप बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, ठीक ना। गैस का प्रेशर में क्या बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सॉल्बिलिटी भी इंक्रीज कर देगा। इसी बात को एक्सप्लेन किया कौन, हेनरी ने। यहीं से कंसेप्ट आता है हेनरीज लॉ का। 1803 में विलियम हेनरी ने बताया यही बात को कि यदि हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर, देन द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीजेस। सॉल्बिलिटी क्या होगा, गैस का इंक्रीज करता है। तो चलिए इसी बात को हम अब आगे पढ़ते हैं। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, हेनरी लॉ। मिटाएं इसको, जल्दी सर लिखिए। मिटाएं। अब हम हेडिंग देंगे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, और इसी को कहा करते हैं हेनरीज लॉ। यही हेनरी लॉ के बारे में हमें जानकारी देगा। हेनरी लॉ यही वो करता है। क्या कहता है हेनरी लॉ? जैसा कि आपको पता है कि गैस को जो डिजॉल्व किया था, सॉल्बिलिटी को मेजर किया हेनरी ने, वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया। वो क्या किया, मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया। तो इन्होंने कहा कि लॉ क्या है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज directly proportional to the partial pressure, मीन्स क्या कहा इन्होंने कि जो सॉल्बिलिटी गैस का, यदि पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप तो सॉल्बिलिटी जो होगा उस गैस का बढ़ जाया करेगा। सॉल्बिलिटी क्या होगा, गैस का बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of, है ना, partial pressure over liquid surface। लिक्विड सरफेस है, उस पर यदि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है उस गैस का तो उसका डिजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, ठीक ना, उसका डिजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। यही उसने कहा था, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि solubility of gas is directly proportional to partial pressure of that gas, ठीक ना, पार्शियल प्रेशर उस गैस का। अब यहाँ जरा गौर करेंगे सॉल्बिलिटी किस टर्म में उन्होंने लिया, तो सॉल्बिलिटी लिया उन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म में। सॉल्बिलिटी किस में उन्होंने मेजर करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म में किया, और ये हमारा पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का। ये ओवर द लिक्विड सरफेस, और ये जो मोल फ्रैक्शन है इन द लिक्विड, तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे मिटाएंगे इसको।
ठीक ना बेटा? इस चीज़ को जरा हम और आगे लेके चलें, समझें चीज़ों को। तो अभी आपने क्या देखा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस था वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्या नहीं हो रहा, क्या होता है? पार्शियल प्रेशर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स इसको यदि हम इधर सीधा करके लिखें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द लिक्विड इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर, ये ऐसे लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है? ओवर लिक्विड सरफेस is directly proportional to mole fraction of gas in the liquid। ये बड़ा काम का चीज़ है, ऐसे ही नहीं लिख रहे हम यहाँ पे। 2009 में एक जेई में क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना? वो क्या किया था कि लिक्विड में ना दे करके वेपर फॉर्म में दे दिया था गैस का मोल फ्रैक्शन। तो वहाँ पे क्या होगा? पहले हमें लिक्विड के अंदर कैलकुलेट करना होगा, फिर जाके, है ना? यदि वैसा कर देंगे कि वेपर वाले स्टेट में यदि मोल फ्रैक्शन गैस का दिया, उसको यदि आपने सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के अंदर डाल देते तो फिर वो हमारा गलत हो जाता, ठीक ना? इसलिए हमने लिखा है कि इन द लिक्विड और ओवर द सरफेस। कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लिक्विड और इसमें अलग अलग गैस को हम क्या कर रहे हैं मिलाए हुए हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। पार्शियल प्रेशर का मतलब ही होता है क्या कि यदि एक से ज़्यादा वहाँ पे कंपोनेंट है तो पर्टिकुलर के जरिए जो प्रेशर लग रहा है उसको पार्शियल, और सबके जरिए लग रहा है तो क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ा है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो लग रहा है इसका, तो इसका कुछ ना कुछ इसके अंदर घुला होगा। जितना घुला होगा उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में मेजर करेंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा? तो ये वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर, दिस वन इज द लिक्विड। देखिए लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये H2 है, ये क्या है? X ऑफ N2 नाइट्रोजन। और जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा वो एबव लिक्विड सरफेस में से, ये जो लिक्विड है, ये जो सरफेस है लिक्विड का, इस पे एक्ट कर रहा है, ये इस पे एक्ट कर रहा है पार्शियल प्रेशर, है ना? तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये पार्शियल प्रेशर किसका? ऑफ H2, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। समझ आ रही बात है? तो जो हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं उस लिक्विड के अंदर बात करते हैं कि इस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन, मोल टोटल के कंपेयर में कितना डिजॉल्व हो गया। मोल फ्रैक्शन मींस क्या? इस टोटल, मान लीजिए 3 गैस है, उसको डिजॉल्व करना है, तो टोटल मोल के कंपेयर में ऑक्सीजन का कितना मोल डिजॉल्व किया है, इसी से मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, ऑक्सीजन। और जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो अबव द लिक्विड सरफेस मीन्स इस लिक्विड सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है उस पर्टिकुलर गैस का, यानी कि सबका एक साथ बताओ नहीं, पार्शियल की बात हो रही है तो पर्टिकुलर की बात होगी, तो पर्टिकुलर का, ठीक ना? तो इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ें, समझ में आ रही बात कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, यदि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आते हैं तो हेनरी साहब के रिस्पेक्ट में, है ना, वो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं KH एंड X ऑफ गैस। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं P जो है हमारा वो क्या है? P ऑफ गैस जो है हमारा वो क्या है? यही है हमारा हेनरी लॉ, यही हेनरी लॉ है। ये जो है वो क्या है? ये है पार्शियल प्रेशर, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव या ओवर लिखे हैं ना, ओवर लिक्विड सरफेस। ये जो X ऑफ गैस है ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड के अंदर, और KH ये है हेनरी कांस्टेंट,
ये हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, ये हेनरी कांस्टेंट, नोट कीजिए इसको, ये हमारा हेनरी कांस्टेंट। अब जरा ग्राफ देख लेते हैं, अब हम ग्राफ देख लेते हैं। देख लिया मिटाए? चलिए इसको ग्राफ देखते हैं कि हेनरी लॉ किस तरीके से वेरी करता है मोल फ्रैक्शन और प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। जैसा कि आपने अभी क्या देखा, चलिए ग्राफ की बात करें। ग्राफ बिटवीन किस में, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना, ऐसे लिखे, पी ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर गैस, एंड एक्स ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ देखा जाए, हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस पे क्या लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सरफेस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, इन द लिक्विड ले लिया। जैसा कि अभी आपने देखा क्या आया था हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। जरा इसको हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या है, वाई एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल टू एम, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। जरा यहाँ पे देखें, जो हमारा सी है वो क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है। यहाँ पे m हमारा किसके बराबर है, स्लोप ये हुआ करता है के एच के बराबर, और x जो एक्सिस पे है वो किस पे है, मोल फ्रैक्शन, और ये हमारा गैस। लेकिन इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट इसमें नहीं है, तो हमारा कर्व ऊपर से ना होकर के क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, मीन्स कर्व कुछ इस तरीके का आएगा, स्ट्रेट लाइन है इस तरीके का, ठीक ना। यहाँ गौर किया जाए, इसका स्लोप देखें हम, तो देखिए वाई एक्सिस पे तो हम क्या देख चुके हैं, पी ऑफ गैस देख चुके हैं, ये एक्स एक्सिस पे क्या देख चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, ठीक ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। अब जिसका हम यदि स्लोप को चेक करें तो स्लोप क्या होता है, ये हमारा स्लोप है। इसका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पी ऑफ गैस और एक्स ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये दोनों किसके बराबर है, के एच के बराबर। तो ये यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, स्लोप क्या है, पी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ गैस इन द लिक्विड इज इक्वल टू के एच, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक ना, ये ग्राफ आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के एच क्या हुआ करता है। बेटा इसको नोट कर लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के एच। तो चलिए बात करें, तो पहली बात इसकी यूनिट की करते हैं। तो के एच का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ के एच इज सेम एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर का यूनिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हुआ करता है वो इजकल टू के एच इंटू एक्स। एक्स हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, मीन्स जो एच का जो प्रेशर का यूनिट है वही किसका होगा, एच का। जैसे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, जैसे टॉर हुआ करता है, बार हुआ करता है, एटमॉस्फेयर हुआ करता है, मिलीमीटर ऑफ एच हुआ करता है। तो ये सब भी इसका भी यूनिट हुआ करेगा,
ठीक है, ये सब भी क्या होगा, इसका यूनिट होगा। डिफरेंट नेक्स्ट जो है कि अलग अलग सॉल्यूट के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए जो KH का वैल्यू वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नोट कीजिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए क्या है, अलग अलग होगा। जितने सॉल्यूट अलग होंगे उतना क्या होगा, KH का भी वैल्यू होगा। अब हम टेम्परेचर की बात करें, किस तरीके से KH के वैल्यू को टेम्परेचर प्रभावित करा करता है, जरा हम उसकी बात करें। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो KH का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नेक्स्ट है हमारा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ क्या होगा, KH इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, KH का वैल्यू इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है, ठीक ना। यदि KH का वैल्यू ज़्यादा हुआ करता है, जरा गौर करें, तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी। देखिए, ठीक ना, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सॉल्बिलिटी। कैसे, जैसे देखिए अभी आपने क्या देखा कि P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ गैस। यहां पे देखा जाए तो जो KH है वो बराबर क्या होगा, P ऑफ गैस डिवाइडेड बाई X ऑफ गैस। यदि हम क्या करते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं तो क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया तो KH इज इनवर्सली इक्वल टू X ऑफ गैस। ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, मीन्स इसका वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। समझ आ रही बात। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है, जो सॉल्बिलिटी है गैस का, हम डिफाइन करते हैं गैस के सॉल्बिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में इन द लिक्विड। तो यदि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉल्बिलिटी कम होगी, इसकी सॉल्बिलिटी कम होगी। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गैस है हमारा, ज़रा इसको देखेंगे, समझेंगे बातों को, कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो गैस की सॉल्बिलिटी घट जाती है। क्यों घट जाती है, तो समझेंगे बात को। मान लीजिए ये लिक्विड है हमारा, ये कोई लिक्विड है और ये है गैस के मॉलिक्यूल, ये गैस का मॉलिक्यूल है। अब जैसा कि आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम की ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुआ करता है किसके, गैस के मॉलिक्यूल में। अब इसको आपने क्या किया है, वाटर में ला के रख दिया है, मीन्स आपने लिक्विड में ला के रख दिया है इस गैस के मॉलिक्यूल को बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो क्या होगा, अब इसके मॉलिक्यूल, इसका एनर्जी क्या होगा, ऑलरेडी घट जाएगा। जब लिक्विड स्टेट में आएगा, वो लिक्विड में आएगा तो ईजिली उसका मूव नहीं होगा, वो काइनेटिक एनर्जी क्या घट गया, मीन्स एनर्जी तो कंजर्व होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करने लग जाएगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज करने लगेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, मीन्स एक्सोथर्मिक कंडीशन मेरा देखने को मिल रहा है, एक्सोथर्मिक मिल रहा है। अब इसको क्या कर रहे हैं, आपको अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक डिजोल्यूशन हो रहा है गैस का जब भी, हमेशा गैस जब भी डिजॉल्व करेगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सो। अब इसको आपने गर्म कर दिया, बर्नर लगा दिया इसने, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक पहले से था, हीट पहले से वो रिलीज कर रहा था, आपने उसको और हीट कर दिया तो क्या हुआ, नेचुरल सी बात है, वो डिजोल्यूशन घट जाएगा उसका। अब नहीं घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ली चटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक डिजोल्यूशन हो रहा है तो उसका सॉल्बिलिटी घट जाएगी। तो यही वजह है, ठीक ना,
कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसको कम किया तो एनर्जी रिलीज हुआ है, जो थर्मिक डिलेशन हुआ उसमें आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, घट जाएगा। समझ गई बात, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, घट जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लें और समझें इन बातों को, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं बेटा, इसको एनसीईआरटी की बुक से हम चीज़ों को समझें। उसने वैल्यू दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, आप जब देखेंगे तो वहाँ पे उसने वैल्यू दे रखा है। जैसे हमने यहाँ इधर गैस मान लिया, कुछ गैस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इधर KS की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया हीलियम, हमने लिया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी यदि KH की वैल्यू की बात करें तो 144 पॉइंट आता है, 144 के आसपास है इन बार, है ना। ये जो हम ले रहे हैं वो प्रेशर का यूनिट यहाँ पर बार ले रहे हैं। अब ये हीलियम है, ये H2 है तो इसका 70 हुआ करता है। नाइट्रोजन की बात करें तो KH का वैल्यू 76 हुआ करता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 35 हुआ करता है। यदि हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछ लें, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ लें तो आप क्या कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी सर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि KH कम है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो हुआ करता है एक्स के टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या हुआ ज़्यादा, तो ये कम। तो ऑक्सीजन का क्या है, KH का वैल्यू सबसे कम है, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये SO2 नहीं है सॉल्युबिलिटी यहाँ पे, या चलो एक्स से ही बात कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, हाइड्रोजन का। उसके बाद किसका होगा, किसका, नाइट्रोजन का। और उसके बाद सबसे कम हीलियम का। हीलियम ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हुआ करता है। हीलियम क्या होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हुआ करता है वाटर के अंदर। और ये ऑक्सीजन क्या हुआ करता है, फेयरली सॉल्युबल होता है। 30 ml है ना, 1 लीटर के अंदर 30 ml के आसपास ऑक्सीजन क्या होता है, 30% डिजोल्यूशन हुआ करता है। 30% है 100 में, तो ये डिजोल्यूशन हुआ करता है। इसीलिए एक्वेटिक लाइफ आपने देखा हो ना, एक्वेटिक लाइफ जो होता है, मछली वगैरह, जो भी वाटर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन से वो क्या करता है, वहाँ पे अपना डिस्पेरेशन करता है, ठीक ना। तो यहाँ से इसको ग्राफ के तौर पे भी हम देख सकते हैं। यदि ग्राफ की बात कर ले यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। इधर हम ले लेते हैं क्या चीज़, सॉल्युबिलिटी का। पेन थोड़ा सा दूसरा, सॉल्युबिलिटी लेते हैं। इधर हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, प्रेशर का, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो सब यहाँ क्या होगा, O2, इसका जो थीटा होगा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, θ1। θ2 देखा जाए तो किसका होगा, हाइड्रोजन। उसके बाद ये θ2 हाइड्रोजन के लिए, θ3 की बात किया जाए किसके लिए, नाइट्रोजन। और सबसे कम डिजॉल्व कौन होगा, हीलियम, ठीक ना। तो इस तरीके से आप ऐसा भी वो कह सकता है बताने के लिए। चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। मिटा दे इसको। लिमिटेशन क्या है, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो टेम्परेचर शुड नॉट, बहुत ज़्यादा वो हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब लिमिटेशन है। ये एल है ना, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहला है प्रेशर, पी मतलब क्या लिख देते हैं, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। तीसरी हम बात करें कि ऐसा सॉल्यूट, हम ऐसा गैस नहीं लें जो सॉल्वेंट से ही रिएक्शन कर लें, ठीक ना, या बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल भी नहीं होना चाहिए वो। गैस शुड नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गैस शुड नॉट हाईली सॉल्युबल। तीसरा क्या होना चाहिए, गैसियस सॉल्यूट
should not react with solvent, या लिक्विड लिख दें ज़्यादा अच्छा, लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट। तो ये आपने देखा लिमिटेशन कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल गैस नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी बात, चौथी बात क्या है हमारा, कि वो आपस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, मिटाएं इसको। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है। जब हम इसकी बात किया जाए, हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है? तो कार्बोनेटेड ब्रीवेज, पहला कार्बोनेटेड ब्रीवेज क्या लिख दिए, ब्रीवेज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी है ना, इसमें क्या हुआ करता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, इसमें हाई प्रेशर पे क्या होता है, CO2 मिला हुआ होता है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, CO2। तो जैसे कि हम लोग यदि कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसका एक खास तरह का टेस्ट होता है, शार्प टेस्ट होता है, शार्प टेस्ट होता है। ठीक ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी इसमें वाटर तो होता ही है, जो ये CO2 है क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है और ये कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं H2CO3, और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, शार्प टेस्ट। और दूसरी बात, ये थोड़ा ख़राब होने से भी बच जाता है। तो फ्लेवर के लिए, बेहतर फ्लेवर के लिए क्या करते हैं, हम हाई प्रेशर पे CO2 को मिक्सअप कर देते हैं। ठीक ना। तो यही कहता है हेनरी लॉ कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो ही इसको क्या करते हैं, ढक्कन को ओपन करते हैं अपन, तो क्या होता है ना, बहुत तेज़ी से क्या होता है, गैस रिलीज होता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है करके। ठीक ना। तो ये CO2 वापिस से क्या होता है, प्रेशर घट गया तो वापिस से ये रिलीज करता है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम कार्बोनेटेड ब्रीवेज लिखे, क्यों, कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम जो शार्प टेस्ट होता है उसका हम उसमें यूज़ क्या करते हैं, CO2। और किसके लॉ के आधार पे होता है ये, किसके नियम के आधार पे होता है, हेनरी के। दूसरा एप्लीकेशन की हम बात करें कि एक्वेटिक लाइफ जो है हमारा वो गर्मी में ज़्यादा अच्छे से वो एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल फील होगा एक्वेटिक एनिमल्स को कि कोल्ड में, है ना। तो बात कर सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन द है ना कोल्डर रीजन, इन द कोल्ड वाटर। ज़्यादा कब होगा, अच्छा, कोल्ड वाटर में। क्यों, क्योंकि यदि हॉट वाटर है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व कम होगा। कोल्ड वाटर है तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। तो एक्वेटिक लाइफ क्या होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एल्टीट्यूड सिकनेस आपने पढ़ा होगा, एल्टीट्यूड सिकनेस, बेटा इसको नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड सिकनेस। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या होता है कि जब बहुत ऊंचाई वाले जगह पे आप जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ करता है। जो सी लेवल है वहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक है। तो यदि आप हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो टेंशन है, ऑक्सीजन टेंशन वो घट जाता है।
क्यों घट जाता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट जाता है, तो जो हम सांस लिया करते हैं तो वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जितना डिजॉल्व करना चाहिए वो कम करेगा। तो कम करेगा तो क्या क्या होगा, है ना, एक मेडिकल टर्म है एनॉक्सिया फील करेगा वो, है ना, वीकनेस फील करेगा, है ना। जो हिल स्टेशन पे जा रहा है एट जो एक नॉर्मल प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, कम डिजॉल्व करेगा, तो उसको क्या फील होगा, एनॉक्सिया फील होगा। एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ थिंक, वो सोचना बंद कर देगा और वीकनेस फील होगा, ठीक ना। तो ये समझ गए बातों को। यहाँ पे ये क्या होगा, एनॉक्सिया होगा, यहाँ पे मीन्स क्या होगा वीकनेस होगा एंड इनएबिलिटी टू थिंक, ये बातें हो जाएंगी, ठीक ना, इनएबिलिटी टू थिंक। आपने नेक्स्ट बात करें तो डीप सी डाइवर, है ना, आपने स्कूबा डाइवर के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है जरा समझे एक बात जल्दी से, कि जो गोताखोर हुआ करता है समुद्र में जाता है, जो गहराई में जाता है, नीचे जाता है, पानी का प्रेशर और बढ़ते जाता है। तो पहले शुरुआत में क्या हुआ करता था कि जो उसके सिलेंडर हुआ करता है, वो आप देखे होंगे आप, है ना, डिस्कवरी वाले चैनल पे, डिस्कवरी वाले की पीठ पे एक सिलेंडर रखा रहता है, मुंह में लगाया रहता है ना, और उसमें से बुलबुला टाइप का निकलते रहता है, बबल्स टाइप का। तो उस सिलेंडर में क्या हुआ करता है, शुरुआत में नाइट्रोजन जो एक इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है और ऑक्सीजन मिला हुआ करता था, ठीक है। और इसको ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन शुरुआत में, अभी नहीं, बहुत पहले ऐसा यूज़ हुआ करता था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता था। तो क्या हुआ करता था कि जब वो बहुत गहराई में जाता था, समुद्र के बहुत गहराई में, तो पानी का बहुत प्रेशर हुआ करता था, और पानी का प्रेशर जब ज़्यादा हुआ करता था तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो घुलता ही था बॉडी में ज़्यादा, ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन हुआ करता था, साथ में नाइट्रोजन का भी होता था। तो जब वो गहराई में रहा करता था समुद्र के बहुत नीचे, तो उस वक्त तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। जब वो ऊपर आता था तब प्रॉब्लम हुआ करता था। क्या होता है कि जब नाइट्रोजन वापस से क्या होता था, जब पानी का प्रेशर ऊपर आ गया तो पानी का प्रेशर घट गया, उसके पानी का प्रेशर घट गया तो वापस से जो मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो डिजॉल्व है ब्लड में, वापस से निकलना शुरू होता था। तो निकलना शुरू होता था, क्या होता था कि जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, उसके अंदर स्मॉल पॉकेट्स बन जाया करते हैं। इसको हम मेडिकल के टर्म में बात करें तो बेंड्स कहते हैं, BENDS, बेंड्स, ये टर्म है बेंड्स। ये छोटे छोटे बेंड्स बन जाया करते हैं, और बेंड्स क्या होता है, वो ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता था, और इसकी वजह से क्या होता है, उसको बहुत तेज़ पेन हुआ करता है बॉडी के अंदर, बहुत तेज़ क्या होता है, बॉडी के अंदर पेन हुआ करता था, ठीक है। इसी कमी को दूर करने के लिए इसमें अब क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल सिलेंडर हुआ करता है, सिलेंडर के अंदर, है ना, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन वाला सिलेंडर के अंदर हम हीलियम को भी ऐड कर दिए। हीलियम अब जो है, हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसका कितना परसेंट लेते हैं, इसका 11.7% लिया करते हैं। नाइट्रोजन का लेते हैं 56.2% लिया करते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का है वो 32.1% हम लिया करते हैं। ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के सिलेंडर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखें तो मिल जाएगा वहाँ पे। तो यही बेंड्स को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, अब जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के लिए जो स्कूबा डाइवर का, मतलब गोताखोर का जो सिलेंडर हुआ करता है, उसमें हीलियम का हम 11.7% लेते हैं, नाइट्रोजन का जो हम लिया करते हैं 56.2%, और जो ऑक्सीजन का लिया करते हैं वो 32.1% हम लिया करते हैं गैस को। तो ये तो आप समझ सकते हैं, ये एप्लीकेशंस हमने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो ये सॉल्युबिलिटी था, हेनरी लॉ था, इससे रिलेटेड कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है बेटा, इसको समझ में आ गई बात, कोई बात दिक्कत कहीं से भी? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को हम एक बार थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2.4 नंबर एग्जाम्पल्स में, ज़रा हम उसकी बात करें एग्जाम्पल्स का, है ना, फटाफट इसको हम देख लें। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 2.1 के 2.4 है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लेना क्या है।
2.4 के आसपास का है। इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ नाइट्रोजन N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 केल्विन, 293 केल्विन, हाउ मेनी, पूछ रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolve in 1 liter water, 1 liter of water. Assume that मान लीजिए, assume that nitrogen exert a partial pressure, nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 74.48 किलो बार। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करें और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक ना। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी, ये पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मिलीमोल बताइए, मिलीमोल बताइए, मोल नहीं मिलीमोल, गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर, एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर दे दिया 0.987 बार, given that Henry law constant for nitrogen is at 293 Kelvin is 74.48 किलो बार। ये हमारा इसका है। चलिए, दिया क्या है, जल्दी से इसको हम गिवन क्या क्या दिया हुआ है फटाफट लिख लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा उसने 1 लीटर, इसको हम समझ सकते हैं 1000 ml। मास इसका हम कर सकते हैं, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक ना। तो 1000 इंटू 1 बराबर 1000 ग्राम भी हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या दिया उसने, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया उसने 0.987 बार, ये दिया। फिर उसने क्या दिया, KH का वैल्यू क्या दिया उसने 74.48 किलो बार। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 74.48 इंटू 10 के पावर 3 बार, ये प्रेशर का यूनिट, ठीक ना। 3 क्यों लिया, क्योंकि किलो की वजह से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ से देखा जाए, जैसा कि हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का है। तो यहाँ से x ऑफ नाइट्रोजन की हम बात करेंगे तो क्या होगा, P ऑफ नाइट्रोजन बटे KH का वैल्यू आप लिख डालो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या 0.987 डिवाइडेड बाई 74.48 इंटू 10 के पावर 3। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आपको आएगा, ये वैल्यू आपको आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इसको करना, ठीक ना। ये आएगा 1.29 इंटू 10 के पावर -5, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन बताइए कितना है। तो चलिए यहाँ से हम बात करें मोल ऑफ, है ना, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ये तो मोल फ्रैक्शन मिल गया हमें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो क्या होगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल ऑफ वाटर में आपने ऐड किया है, तो मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये होगा। अब मोल ऑफ, जो यहाँ पे देखा जाए वाटर की बात करें तो ये कितना होगा, तो अभी 1000, अभी आपने देखा था 1 लीटर था, तो 1000 वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिकुलर वेट 18, ये कितना है 55.55।
चूँकि ये 55.55 बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की आसान तरीके से इसको एलिमिनेट कर देते हैं मोल ऑफ नाइट्रोजन को। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन ऊपर में नहीं देते, नीचे डिनोमिनेटर में हटा देते हैं, तो डायरेक्ट हम मोल ऑफ वाटर ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ें तो ये हमें मालूम है, क्या मालूम है, इसका मोल फ्रैक्शन मिल गया हमें 1.29 इंटू 10 के पावर -5 मिल गया है। और यहाँ से आगे बढ़ें तो n ऑफ N2 बटे 55.55। यहाँ से और आगे बढ़ें कि मिली मोल की बात करें, ठीक ना, इधर मिटाते हैं इसको, ऊपर इधर से मिटा देते हैं ना, कर लिया हम इधर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ें तो यदि हम क्या मिला है 1.29 इंटू 10 के पावर -5 इज इक्वल टू n ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 55.55, ये आया टर्म। यहाँ से n ऑफ N2 मोल ऑफ N2 करें तो 1.29 इंटू 10 के पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 55.58। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आपको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, वो आएगा 7.16 इंटू 10 के पावर -4। ये वैल्यू आएगा आपको मोल के लिए, ठीक है, ये मोल के लिए वैल्यू आएगा। अब मिली मोल पूछा उसने, तो क्या करेंगे आप मिली मोल के लिए 7.16 इंटू 10 के पावर -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0.0716, ये वैल्यू आ जाएगा मिली मोल। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये आंसर, ठीक ना। तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर है सॉल्यूशन आज ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, ये पूरा हम लोगों ने कर लिया कवर, है ना। तो हो सकता है तो जो जेई और नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ तो हम एक दिन वो भी करा देंगे आप लोगों को, सारा क्वेश्चन जेई और नीट का भी एक दिन एक लेक्चर और कर देंगे। तो आज थ्योरेटिकल जो पोर्शन था हमारा वो सारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक ना, अच्छे तरीके से पढ़ें। प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, उस पर भेजें क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।